महाराष्ट्र में मिली कामयाबी का सिला कह लीजिए, बिहार कोटे के होने का सिला कह लीजिए, या फिर राबड़ी देवी को हरा देना बड़ी कामयाबी मानी गई। और इसीलिए राजीव प्रताप रूडी का ग्रहण कम से कम जो फिलहाल कुछ दिनों से चल रहा था वो खत्म हुआ है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजीव सरदेसाई इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अब लगभग कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होनी है। कई अन्य खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर किस कोटे से कितना। जब भी दो चुनावों के बीच ऐसे मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य साफ साधते हुए नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव सरदेसाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, संपादक इंडिया टुडे के, वेंकटेश केशरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण रंजन जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखते, जानते और समझते हैं। और इसीलिए सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे, कुल मिलाकर अब साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिहार कोटे में नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी जो जंग थी, एक उसमें अब मास्टर स्ट्रोक विस्तार इसे कहेंगे आप? देखिए, मास्टर स्ट्रोक विस्तार तो कोई मास्टर स्ट्रोक मुझे नहीं लगता है, लेकिन दो तीन एक तरह से उद्देश्य है इस विस्तार में, जिसमें एक प्रमुख है कि कहीं ना कहीं जिन राज्यों में अब चुनाव होने जा रहे हैं, खास करके बिहार, मुझे लगता है अगला लक्ष्य एक तरह से अमित शाह नरेंद्र मोदी जी का है बिहार, जहां उनके सामने एक बड़ी चुनौती है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। उसमें आपने देखा बिहार से तीन आ रहे हैं इस समय, रामकृपाल यादव जिन्होंने लालू से टक्कर ली थी, राजीव प्रताप रूडी जिन्होंने राबड़ी देवी को हराया था, और गिरिराज सिंह जो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन एक तरह से ऐसे जो अग्रेसिव नेता है जो बीजेपी इस समय चाहती है बिहार में। तो इस तरह के विस्तार में हमेशा एक तरह से ये थोड़ा कोटा तो होता है। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी अब कहे कि मिनिमम गवर्नमेंट है, इसमें मिनिमम गवर्नमेंट मुझे नहीं दिखाई देती, पूरे 67 मंत्री अब गवर्नमेंट में रहेंगे, यानी 45 और उसमें जोड़ लीजिए 22। अरुण रंजन जी, साफ है मीसा को हराना भी काम आया रामकृपाल यादव का, लेकिन इसी के साथ जिस कास्ट पॉलिटिक्स को पूरा खत्म करने की वो बात करते थे, लेकिन उसमें एक लक्ष्य दिखता है, भूमिहार गिरिराज सिंह के साथ, राजपूत रूडी के साथ और यादव इधर आ जाएं, तो ये भी एक तरीके से कुछ ना कुछ साधने की कोशिश है बिहार में। नहीं, इसमें निश्चित है, जैसे बिहार में भूमिहार जो है वो या तो सरकार बनाते हैं या सरकार तोड़ने में मदद करते रहे, एक सिलसिला सा चला है गुरिल्ला जाति का एक जी। तो अभी क्या है कि वहाँ पे भूमिहार कंफ्यूज्ड है, नीतीश के साथ गए, जमा नहीं मामला, इधर लालू के साथ जा नहीं सकते, इस तरह का कुछ हौच-पौच है। हाँ। तो उसमें गिरिराज सिंह को डालकर पहला ठीक नहीं, इन्होंने हाथ ठीक पहला जगह ये रखा किया, दूसरा गिरिराज कड़ा हिंदू चेहरा भी है। हाँ। और उस पूरा जो पॉलिटिक्स है, अभी मोदी जी के दो चुनाव इन्होंने जीता है, एकदम साधारण है, ये उनका तरीका है। सीधा उस वक्त किसी ने पार्टी से डिफेंड नहीं किया गिरिराज सिंह को, लेकिन वक्त आया तो तोहफा भी हाथ में थमा दिया, इसी के जरिए एक संदेश भी। तो बिहार की बात हो गई, तमाम अन्य लोगों से भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले जरा पड़ोसी राज्य झारखंड चलते हैं। चुनाव होने वाले हैं, जयंत सिन्हा साहब, लेकिन यह भी दिलचस्प है, वंशवाद के खिलाफ ये पार्टी बोलती आई है और बेटा जी तैयार है हजारीबाग से, तो वो मंत्री भी बन रहे हैं। सुनिए उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। प्रधानमंत्री से खास चाय पे चर्चा करके आ रहे हैं जयंत सिन्हा जी, और चेहरे पर मुस्कान से कुछ ना कुछ पता चल रहा है। सर, क्या खुशखबरी लेके आए? नहीं, देखिए, खुशखबरी तो ये है कि हम लोगों को एक मौका मिला है, प्रधानमंत्री जी ने हमें मौका दिया है देश की सेवा करने के लिए, तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को ये मौका मिला है जी। क्या बात हुई? 1 घंटे तक पूरी बैठक थी, तमाम लोग वहाँ पे थे, तमाम सांसद भी थे, तो क्या संदेश लेके? नहीं, संदेश यही है कि हम लोग एक टीम है, हम लोग को मिलजुल के जो भी कुछ जो चुनौतियां हैं देश के सामने, जो भी हम लोग देश के लिए जो काम कर रहे हैं, हम लोगों को मिलजुल के करना है। और अब देखिए, बहुत एक समय आ रहा है जब बहुत बिजी हम लोग रहेंगे, क्योंकि एक झारखंड में तो चुनाव है ही, पर साथ साथ जो सत्र है संसद का वो भी 24 नवंबर से चालू हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। पहले भी आप प्रधानमंत्री के साथ एक टीम के तौर पे काम किया है आपने, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आपने काम करके एक सेमिनार भी ऑर्गेनाइज की थी बिजनेस फ्रंट पे, तो क्या अनुभव रहा है आपका प्रधानमंत्री के साथ काम? नहीं, प्रधानमंत्री जो हैं वो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही स्पष्ट उनकी सोच रहती है हर मामले में, तो इसलिए उनके साथ काम करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि हर चीज़ पे वे बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से नेतृत्व देते हैं, और क्योंकि इतना बढ़िया नेतृत्व देते हैं इसलिए हमारा काम भी जो है वो बड़ा सरल बन जाता है, इसलिए बहुत उनके साथ काम करने में आनंद आता है। जैन जी,
भले ही आप फोरफ्रंट पे आप आए हो, पर बैकग्राउंड में अपने पिता यशवंत सिन्हा जी के साथ भी आप काम करते रहे हैं और राइट फ्रॉम अटल जी की गवर्नमेंट के टाइम पे भी आप बैकग्राउंड पे काम करते रहते हैं। आपको बता दें कि 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है, फाइनेंस के बैकग्राउंड से है जयंत जी, और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि एमओएस फाइनेंस के तौर पे आएंगे। कुछ हिंट मिली है आपको? नहीं, अभी तो कोई पोर्टफोलियोज का निर्णय नहीं हुआ है, तो देखिए क्या होता है। पर आप चाहेंगे कि फाइनेंस, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी फाइनेंस का है। नहीं, देखिए मैं आईआईटी से इंजीनियर हूं, तो मैंने टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम किया हुआ है, कम्युनिकेशंस में भी बहुत काम किया है। तो जहां भी प्रधानमंत्री जी ठीक समझे, जहां भी प्रधानमंत्री जी ठीक समझे, देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं जरूर करेंगे। तो काबिलियत वर्सेस वंशवाद, क्या ये बहस अब छिड़ेगी इनके शामिल किए जाने के बाद? हमारे साथ चूंकि आज पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आज तक पर, इसीलिए जब भी कोई नया चेहरा किसी मंत्री का आता है, आप अपनी राय जरूर ट्वीट के जरिए रखिए। लेकिन यहां पर जो लोग बैठे हैं उनसे सबसे पहले जानते हैं, और इसीलिए अंशुमन तिवारी जी आपसे शुरुआत करते हुए, क्या है ये, मतलब इनको शामिल करना कैसा देखा जाएगा? देखिए, किसी भी कैबिनेट पुनर्गठन या रिशफल को देखने के दो तरीके होते हैं। एक गवर्नेंस का तरीका है, एक राजनीति का तरीका है। बड़ी पार्टी होने का दबाव भाजपा पर साफ दिख रहा है। यही तो वो टेम्पलेट है जो पिछले 10 साल 15 साल से चल रहा था कि आप राज्य का संतुलन स्थापित करिए, जाति का संतुलन स्थापित करिए। इसी टेम्पलेट से तो छूटने की कोशिश की गई थी, वो टेम्पलेट वापस लौटा है। भारतीय राजनीति में कैबिनेट बनाने की जो पुरानी परंपरा थी, जिसमें जाति धर्म चुनाव वाले राज्यों को बिठाना, वो वापस लौटा है। और काबिलियत तो बाद में दिखेगी, क्योंकि सारे नए मंत्री हैं, जब गवर्नेंस में जाएंगे तो आप उनकी काबिलियत का मूल्यांकन करेंगे। दूसरा बिंदु ये कि मोदी व्यवहारिक रूप से छोटे मंत्रिमंडल के पक्षधर हैं, पर बड़ी पार्टी के दबाव ने उन्हें एक मैक्सिमम गवर्नेंट की तरफ जाने पर मजबूर किया है। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन इसमें मैं कहूंगा जयंत सिन्हा जो है वो व्यक्ति काबिल है, खास करके फाइनेंस पर। अगले 4 महीनों पर में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बजट। जो फरवरी का बजट आएगा वो सबसे बड़ी चुनौती। इस समय आपने क्या किया था? निर्मला सीतारामन जो थी, एमओएस फाइनेंस थी, इंडिपेंडेंट चार्ज कॉमर्स भी था, अरुण जेटली फाइनेंस में भी थे और डिफेंस में भी थे। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की है इस रीशफल में कि कुछ जो बर्डन ज्यादा, एक बोझ आपने 2-3 व्यक्तियों पर डाला था, वो जयंत सिन्हा जैसे लोगों को लाकर जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है, थोड़ा वो बोझ थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, एक लाइन मैं लौटूंगी। वेंकटेश जी, दो कंपल्शंस इस सरकार के सामने थे। एक डिलीवरी करना, और दूसरा आने वाले जो चुनाव है यूपी और बिहार के बाद में भारतीय राजनीति कैसी रहेगी आने वाले मध्यावधि चुनाव की, वो दिखाई देगा। ये पार्टी सोशल जस्टिस की बात करती है, लेकिन ये लालू मुलायम शरद यादव जैसी पार्टी नहीं है, ये कॉर्पोरेट हावी है इसके ऊपर। तो ये मोदी उसके अंदर से रास्ता निकाल रहे। एक तरफ क्वालिटी है, वाजपेयी की गवर्नमेंट और इनकी गवर्नमेंट की तुलना हो जाएगी, और दूसरी तरफ आने वाले चुनाव है। पिछले आने वाले 2 साल में 10 स्टेट में चुनाव है, जैसा कि अगले साल बिहार में है, उसके बाद में है केरला है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, वहां भी बड़ी चुनौती रहेगी। पश्चिम बंगाल पर तो अमित शाह की खास नजर। जल्दी से अरुण जी एक बार इनके बारे में। जयंत के बारे में बोलना चाहूंगा कि जयंत जी को जो चुना गया है उसमें उनका टैलेंट है, सुटेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है आज की राजनीति में। इनको इसलिए चुना गया है कि इनके पिताजी बहुत सीनियर वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, और बार बार हमेशा लगता है कि कोई चुनाव होगा तो वो सीएम के कैंडिडेट होंगे, तो एक कंप्रोमाइज बिड भी अंदर में पिता के महत्वाकांक्षाओं को क्या नियंत्रण में रखने के लिए मैं क्योंकि इसमें एक छोटी सी बात है कि पहला जब कैबिनेट हुआ था, कहा गया था कि बेटे बेटियों को नहीं लिया जाएगा। अब देखा जा रहा है जयंत सिन्हा भी है, अनुराग ठाकुर का भी नाम है। यानी जो पहले कहा गया था कि हम वंशवाद की राजनीति से दूर हटेंगे, अब नरेंद्र मोदी जी को भी धीरे धीरे एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कि आपको इनको पार्टी में शामिल, इनको कैबिनेट में शामिल करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात अंजना, और जो हम पहले देख रहे थे कि बीजेपी एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स की बात कर रही थी। मनोहर पर्रिकर बहुत अच्छे नेता हैं, पर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि मोदी के पास बड़े मंत्रालय संभालने वाले लोगों की कमी है, इसलिए अब राज्य से एक मुख्यमंत्री को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एक अच्छी परंपरा भी हो सकती है। ये सवाल पता पर्रिकर जी को पसंद भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि क्या ऐसा अकाल यहाँ पर पड़ गया कि आपको गोवा से मुख्यमंत्री पद से हटाकर लाना पड़ा, तो उन्होंने इस पर हाँ ना करके वो हट लिए थे, जवाब नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन अब जरा राजस्थान का रुख करते हैं, अगले चेहरे की बात करते हैं, सावरलाल जाट। दिलचस्प है, सांसद थे लेकिन फिर भी हाल ही तक अभी वसुंधरा राजे की सरकार में वो मंत्री भी शामिल थे, अब वो केंद्र में आ रहे हैं। उनसे भी बात की हमारे सहयोगी ने, जरा सुनते हैं उनकी क्या राय है। हमारे साथ हैं सावरलाल जाट जी, जो अजमेर से सांसद हैं, अब मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सावरलाल जी, जो ये खबर है, ये आपको किस तरीके से, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? मोदी ने आपको क्यों चुना? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मोदी जी खुद ही दे सकते हैं। बाकी पार्टी के हिसाब से, कार्यक्रम के हिसाब से मेरे को चुना होगा।
अच्छा, आप मंत्रिमंडल में जब शामिल होने जा रहे हैं तो आपका क्या एजेंडा है? आप क्या सोच रहे हैं? किस तरीके से काम करेंगे? मोदी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे और काम करते आ रहे हैं। मंत्रिमंडल में कोई नई बात नहीं, ये है कि स्टेट की जगह सेंटर में आगे पूरे देश के लिए काम करेंगे। अच्छा, ये जो मोदी इस समय स्वच्छता अभियान पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो आप क्या उसके लिए किस तरीके से प्रयास करेंगे? इसके लिए हमने शुरुआत कर दी थी अजमेर से और इसको बराबर मेंटेन करेंगे। वसुंधरा जी कुछ दिनों नाराज चल रही थी, उनकी जो उस वक्त चाहत थी बेटे को लेकर, उस पर भी बवाल मचा था, लेकिन धीरे धीरे अब राजस्थान कोटे पर जल्दी जल्दी अगर देखिए मैं वही कह रहा हूं कि जो कोटावाद की राजनीति है ना वो वापस लौट के आई है। सांवरलाल जाट को यहां से लेना और एक दूसरे जाट प्रतिनिधि का जिनका नाम चल रहा है, जो नाम हम देख रहे हैं, हरियाणा से लेना, तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी होने के नाते राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह जाटों को संतुलित करना चाहती है, तो ये उस राजनीति का चयन है। इसमें वसुंधरा के बेटे को मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं पहले थी, वो शायद पीछे कहीं हटा दी गई है। ज्यादा कोशिश इस बात पर की गई है कि राजस्थान की जो भीतरी राजनीति का जातीय संतुलन है वो बेहतर ढंग से साधा जा सके। राजदीप जी नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पूरी लिस्ट भी देखें कि एक तरह से बंडारू दत्तात्रेय जिन्हें तेलंगाना से लाया जा रहा है, एक ऐसे रीजन में जहां बीजेपी की इस समय ज्यादा पकड़ नहीं है, तो आपको कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन वहां से चाहिए। ये पूरा जो एक्सरसाइज है उसमें दो उद्देश्य है। एक है मेरिट, काबिलियत। आप मनोहर पर्रिकर को लाते हैं क्योंकि उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर है। आपके पास इतना टैलेंट नहीं है दिल्ली में इस समय, इसलिए आपको बाहर से लाना पड़ रहा है। और दूसरा उद्देश्य है कि चुनाव आ रहे हैं, या एक तरह से सभी दलों को, जो हमारे एक बीजेपी का कांग्रेसीकरण जो है, बस मैं वही बीजेपी का कांग्रेसीकरण, अगर शुरुआत इस रीशफल में दिखाई देता है, जो ट्रेडिशनल रीशफल है, इस पे उसकी पूरे मेरिट पर यह नहीं किया गया है। हर ग्रुप को आप किस तरह से एक तरह से उनको खुश कर सके, ये एक्सरसाइज, क्योंकि पहले इसमें राजस्थान को बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया। मोदी जी किसी को खुश करने की सोच सकते हैं। मोदी जी की जो पर्सनैलिटी वो दबंग नेता के रूप में है, दबंग नेता, एकदम सॉलिड लीडर ऐसा जो है। अब वो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेसाइजेशन हो रहा है। देखिए, अगर मोदी जी बहुत दबंग लीडर हैं तो राजस्थान में जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो भी एक दबंग लीडर है। उसके बीच में रास्ता निकालना पड़ता है, और इसलिए हमने कहा कि टैलेंट का नियुक्ति होता है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन का नियुक्ति होता है, लेकिन सबसे बड़ा कोटा अंदर में छुपा हुआ कोटा सूटेबिलिटी है कि अगर इसको लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको लेंगे तो चलो बीच में। अभी तो पहला टेस्ट है, अभी तो हम सीधे रॉन्ग फेल या ये काबिल हैं ये नहीं अभी नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नेंस पे सरकार आई नहीं है। अभी तो इसका फायदा है कि 5 महीने बाद सरकार का नया मंत्रिमंडल जब विस्तृत होकर आएगा और कैसा वो परफॉर्म करेगा। गवर्नेंस पे चर्चा हम तब करेंगे जब विभाग बदले जाएंगे, क्योंकि उन मंत्रियों के विभागों के परिवर्तन के आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गवर्नेंस पे ये सबसे बड़ी क्योंकि अब कहा जा रहा है कि रेलवे मंत्रालय सदानंद गौड़ा ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, क्या मोदी जी उनको वहां से हटाएंगे? तो स्मृति ईरानी पर सवाल है कि क्या एचआरडी मिनिस्टर के लिए वो सूटेबल है, क्या उनको हटाया जाएगा उस पद से या कोई दूसरा? अभी आप जयंत सिन्हा, मनोहर पारीकर, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह का केवल बैकग्राउंड देख सकते हैं और उसके आधार पर आकलन कर सकते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे। अभी तो उनको लेने के पीछे जो दो संतुलन बिठाने की स्थिति, एक राजनीतिक संतुलन और एक युवा और फ्रेश फेसेस मंत्रिमंडल में दिखाई देता है। महाराष्ट्र सिला अच्छे काम का वहां से, तो बिहार कोटे में भी कई, राजस्थान से भी कई। लेकिन जरा उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, यहां से भी 3 लोग शामिल किए गए हैं, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं और महेश शर्मा नोएडा से सांसद हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अस्पताल चलाते हैं यहां नोएडा में। मोदी मंत्रिमंडल सरकार के परिवार के नए सदस्य डॉक्टर महेश शर्मा जी से हम बात करते हैं, नोएडा के सांसद। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी जी पहली बार सांसद बने और प्रधानमंत्री, आप पहली बार सांसद बने और मंत्री, तो आपके बारे में कहा जाता है कि आपका पेशा चिकित्सा का है और शौक समाज सेवा का और राष्ट्र सेवा करने का मौका मिल रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ मेरे जीवन का सौभाग्य है कि जहाँ माता पिता का आशीर्वाद, सहयोगियों का साथ, परिवारजनों का साथ, उसके साथ साथ एक ऐसे नेतृत्व का मुझे साथ मिल रहा है जिसके माध्यम से मुझे राष्ट्र सेवा का मौका मिल रहा है। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और चिकित्सा पेशे से मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से जो समाज की छोटी सेवा कर सकता था वो की है मैंने। अब मुझे राष्ट्र सेवा का मौका मिला है। मैं अपनी इसी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। आम आदमी तो सिर्फ ये सोच सकता है कि मंत्री बन के कैसा लगता है, आप अनुभव कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ घंटे का समय बाकी है। इस घंटे के समय में जो एक आत्मीय खुशी होती है,
राष्ट्र सेवा करने की, ये मेरे जीवन का बहुत पहले से लक्ष्य था कि मैं और मेरे से ऊपर उठकर मैं अपने इस देश को, इस समाज को कुछ दे पाऊँ। ये मेरे जीवन का सौभाग्य। चुनौती कितनी बड़ी लगती है डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ पिछले 30 वर्षों में जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं राजनीतिक सामाजिक जीवन के अंदर, वो मुझे आगे जाने में मददगार होंगे और सभी लोगों का सहयोग साथ लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। आखिरी सवाल। राष्ट्र सेवा राष्ट्र के लिए काम करूंगा, राष्ट्र शब्द हर मंत्री की तरफ से आप लगभग 3-4 बार सुनेंगे। कुछ ही देर पहले चाय पर मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, उन्होंने सिखाया है कि राष्ट्र के लिए काम करना है। उम्मीदें बहुत सारी इन तमाम लोगों से रहेंगी, लेकिन चूंकि महेश शर्मा की बात हो रही है, नोएडा का जिक्र हो रहा है, इसीलिए मैं जल्दी से आप सबसे रिएक्शन चाहती हूँ। यूपी से तो 3 हो गए, लेकिन दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या यहां पर नजर नहीं पड़ी? क्या ये छूट गया? कुछ लग रहा है ऐसा? दिल्ली में तो है हर्षवर्धन जी, आप एक और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका ये कहना कि दिल्ली में से और किसको, आप उदित राज को कर सकते थे अगर आप दलित चेहरा चाहते हैं, ये एक ऑप्शन था आपके सामने। मुझे लगता है और ये कोई आखिरी विस्तार ऐसा नहीं है, और भी हो सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं। चुनाव तो करीब है बिल्कुल दिल्ली में। और मुझे लगता है कि दिल्ली की राजनीति जो है वो नरेंद्र मोदी अपने बल पर लड़ेंगे। वो लड़ने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल एक तरफ है जो लोकल राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैटल जो है उनमें और जगदीश मुखी के बीच में। नरेंद्र मोदी दिल्ली का चुनाव बनाएंगे, नरेंद्र मोदी बनाम और। अरविंद जी खुद ही उधर से डिक्लेयर कर रहे हैं कैंडिडेट, आपसे देखिए उत्तर प्रदेश में जिन 3 नाम आए हैं वो तीनों उसी संतुलन का हिस्सा हैं। एक एनसीआर के साइड से आए हैं महेश शर्मा, जो कि जिनके कि अपने संघ से संपर्क हैं और ये माना जाता है कि उनके पीछे उनको आरएसएस का सपोर्ट है। दूसरा मुख्तार अब्बास नकवी, दूसरा अल्पसंख्यक चेहरा होने वाले हैं, जो कि अल्पसंख्यक कोटे से होंगे यहाँ पे। और साध्वी निरंजन ज्योति को लेने का अर्थ है कि एक तो उनका जातीय संतुलन स्थापित होता है कि साध्वी निरंजन ज्योति जिस जाति को बिलोंग करती है बैकवर्ड है, और दूसरा वो मध्य उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और उसके आसपास के इलाकों में प्रभावी है। तो वो संतुलन बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी दूर है। और आप नहीं कह सकते, सर राजदीप कह रहे हैं कि आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो भी 2 साल आगे है। तो उस चुनाव को ध्यान में रख के आगे कभी भी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो सकता है। वेंकटेश जी, महेश शर्मा ब्राह्मण, दलित चेहरा साध्वी, और उधर मुस्लिम भी। नहीं ऐसा है कि कास्ट कॉम्बिनेशन पे इनका थ्रस्ट है, क्या रीजनल बैलेंस पे थ्रस्ट है, क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट पे थ्रस्ट है, ये आपको तय करना पड़ेगा। कास्ट बैलेंस अगर ये करते हैं तो ये फिर वो सोशल जस्टिस पार्टी जो लालू मुलायम इन लोगों की है, या कांग्रेस में है तो मैनेजमेंट की बात आती है। मोदी अपना एक नया चेहरा है कि भारतीय राजनीति में आए हैं, वो किस तरीके से करते हैं। लेकिन उनको धराशायी करने के लिए उनके जो उसूल है उसको हाथ में ले लेना भी तो एक मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी और दूसरी पार्टी में क्या फर्क दिखाई देगा? एक जमाने में चाल चेहरा और चरित्र बदलने की बात कर रहे थे, जो मोदी ने अपने लेकिन मोदी ने तो कास्ट कार्ड खेला था चुनाव के दौरान, खुद भी कहते थे अपने बारे में। कॉर्पोरेट सेक्टर उनके ऊपर हावी था। ये कभी कास्ट के प्रतिनिधि नहीं रहे, जो हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं। वो कभी भी कॉर्पोरेट के डार्लिंग दिखाई देंगे, दबंग लीडर दिखाई देंगे, स्ट्रांग हिंदू लीडर दिखाई देंगे। लेकिन चुनाव के दौरान ये कार्ड खेला था उन्होंने। मोदी जी का जो मुख्य कार्ड है वो हिंदू कार्ड है, उनका छोटा कार्ड जो है वो कास्ट कार्ड है। उनका सीधा टैक्टिस ये रहता है कि जैसे मान लीजिए मराठा महाराष्ट्र में है तो उसको छोड़ो, उसका जो दूसरा गुजराती, वहाँ पर नॉर्थ इंडियन मछुआरे पकड़ो, बाद में लास्ट मोमेंट में अटैक करो इस मराठा कार्ड पे, डिवाइड करो उसको। तो आप देखेंगे वो जो एक डिज़ाइन है वो बिहार में दिख रहा है, जो 3 आदमी हैं, जगह जगह वो डिज़ाइन दिख रहा है कि कास्ट और हिंदू कार्ड लगा के खत्म कर दो। अमित शाह की स्ट्रेटेजी है कि नरेंद्र मोदी को ऊपर रखिए, लोगों को कहिए नरेंद्र मोदी जो है विकास के मॉडल है, आप उनको वोट दीजिए। मिडिल लेवल पर आप कास्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं, जैसे आपने अपना रोक रही हूँ। गिरिराज सिंह कुछ बोल रहे हैं, जरा सुना की बात बताएंगे। मंत्रिमंडल में आप शामिल होने जा रहे हैं, इसकी सूचना तो है, लेकिन क्या मंत्रालय मिलेगा, कौन सा प्रभार मिलेगा, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या लगता है कि हमसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। हमको जब मिलेगी तो आपको बता देंगे। बिहार को नेतृत्व दिया गया है, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी होगी, खासतौर से बिहार से आप आते हैं, केंद्र में बिहार से प्रतिनिधित्व आपको मिला है। देखिए, स्वाभाविक है, हर राज्य के कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, वो बनेंगे ही, और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, हमारे सरकार के मुखिया ने जो विश्वास दिया है मुझे, मेरे ऊपर छोड़ा है, उन के ऊपर हम खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। बिहार से नेतृत्व दिया गया है और बिहार को जो ये विस्तार हुआ है इसमें बिहार को तवज्जो दी गई है, खासतौर से जो भविष्य में चुनाव होने हैं
और एक मोदी जी को का नाम दिखा के जो महागठबंधन तैयार करने की कोशिश की गई पिछले दिनों, जो जनता दल परिवार के नेताओं ने जो किया, क्या उससे फायदा होगा जो इस समय बिहार को तवज्जो दी गई है? ये मैं बार बार कहता हूँ कि जो जनता दल परिवार गठबंधन हुआ, ये लोग स्वार्थ लोलुप्त गठबंधन है। ये थके मांझे लोग हैं। कभी न कभी जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक सहारा लेके सत्ता का सुख भोगे। राजदीप जी, हिंदू कार्ड के रूप में भी ये चेहरा, लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ जब नरेंद्र मोदी को शक्ति चाहिए थी, सबसे ज्यादा गिरिराज सिंह बिहार में दहाड़ते थे। बिल्कुल, और उसके साथ साथ उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट भी की थी कि जितने भी मोदी विरोधी है वो पाकिस्तान चले जाए। देखिए, सही कहा सर ने कि एक तरह से मोदी जी ऊपर हैं, उसके बाद हिंदू कार्ड भी है और कास्ट कार्ड भी है। ये कहना कि राजनीति बदल गई है, चेहरा चाल चरित्र बिल्कुल बदल गया भारतीय राजनीति का, कि एक नई राजनीति आई है जिसमें केवल काबिलियत पर लोगों को मंत्री बनाया जाता है, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी के सामने भी अपने कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। उनको भी गिरिराज सिंह को लेना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, वो नीतीश कुमार को टेक ऑन करेंगे। उनको रामकृपाल जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक यादव चेहरा चाहिए जब आप बिहार में चुनाव लड़ते हैं। तो ये स्वाभाविक है। आपने मुख्तार अब्बास नकवी को लिया है, क्योंकि एक टोकन चेहरा, आपको मुस्लिम चेहरा चाहिए। कई बीजेपी लोग जो है, जो जिनसे मैं मिलता हूं, वो कहते हैं नजमा हेपतुल्ला जो है वो तो कांग्रेसी है, कम से कम मुख्तार अब्बास नकवी तो हमारे पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम चेहरे हैं। तो ये सब कॉम्प्रोमाइज एक तरह से इस कैबिनेट एक्सपेंशन में एक तरफ कॉम्प्रोमाइज है, दूसरी तरफ एक जरूरत भी है कि आपको अच्छे लोग चाहिए। इसलिए मनोहर पर्रिकर जैसे व्यक्ति, जो मैं समझता हूं काबिल है, और मेरे राज्य से आते तो मैं ज्यादा खुश हुआ कि गोवा जैसे छोटे राज्य से आज शायद रक्षा मंत्री देश का आ रहा है, ये मुझे लगता है, और IITN है, पहले मुख्यमंत्री जो IIT से आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, यहीं से चर्चा। अंशुमन जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है।